हेलो स्टूडेंट, तो आज का फिजिक्स कैप्सूल बीमारी दूर करेगा कहाँ कहाँ के। आज बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी रहने वाली हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो आज के कैप्सूल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर, जो कि कंपैरेटिवली आसान है। और ट्रिक रहेगी मीटर ब्रिज की, बड़ी जबरदस्त है, परसेंटेज चेंज के ऊपर वो ट्रिक रहेगी। इसके बाद फिर हम लोग बल्ब के अंदर, पोटेंशियोमीटर के बाद फिर हम जब बल्ब के अंदर जाएंगे तो बल्ब के अंदर भी आपके लिए एक ट्रिक रहेगी, जिससे आप पावर बल्ब की बड़ी फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो मजेदार रहेगा। आज पहले कंसेप्ट सीखते हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम देखते हैं, साथ में ट्रिक्स देखते हैं, फिर आप अपना वही प्रैक्टिस करनी है केटीएस के नोट्स से। जो मास्टर शीट है, जिससे 80% फिजिक्स का पेपर आपका रहेगा, वो प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत नहीं आएगी, एग्जामिनर कहीं से पेपर बनाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है ना। इसके अंदर दो तरीके की ग्रुपिंग होती है, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। मैंने मिक्स्ड कर दी, इससे क्या होगा, सीरीज भी कवर हो जाएगा, पैरेलल भी कवर हो जाएगा। तो कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास टोटल n सेल्स है, ठीक है ना। ये n सेल टोटल नहीं है, ये एक रो के अंदर लगे हुए n नंबर ऑफ सेल है, स्मॉल n, और ऐसी m रोज है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स की बात करी जाए तो टोटल सेल हो जाएंगे हमारे m इंटू एन, ठीक है ना। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ सेल की क्वांटिटी। अब करना ये होता है, सीरीज के अंदर आप अच्छी तरह जानते हो ईएमएफ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। अगर सेम पोलैरिटी का है तो ऐड करेंगे, अपोजिट पोलैरिटी है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। खेल मजेदार है, हर साल प्रॉब्लम आता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखना है, ताकि लेक्चर खत्म होने के बाद आपके सारे कंसेप्ट, सारी चीजें रेडी हो जाएं और एक एवरेज स्टूडेंट भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो अगर हम इसकी ग्रुपिंग करें तो n सेल्स हैं, सारे के सारे सेम पोलैरिटी के हैं, एक ही तरफ करंट फेंक रहे हैं, तो नेट ईएमएफ हो गया हमारा Ne। सिमिलरली इसमें भी Ne हो गया, इंटरनल हो गया Nr। अब पैरेलल में सिंपलीफाई करें, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज सेम है तो 1 लगाओ चाहे 1000 लगाओ, तो कुल मिलाकर के हमारे पास पैरेलल के अंदर वोल्टेज आ गया सब ब्रांचेस के अंदर Ne। तो हमने उठा के एक सिंगल बैटरी Ne से रिप्लेस कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया टोटल NR बाई M, ठीक है ना। अब अगर आपको करंट निकालना है तो V बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी NE बाय R प्लस NR बाय M आप कर सकते हो, NR बाय M, ठीक है ना। तो ये आप यहां पर कर सकते हो। इससे क्या होगा, टोटल करंट का वैल्यू आ जाएगा। अब अगर सीरीज ग्रुपिंग है तो भी इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, पैरेलल ग्रुपिंग है तो भी इजीली हो जाएगा। एक दो चीजें और बता दूं यहां पर काम आएंगी। कल मैंने सिखाया था मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, हमेशा ध्यान रखना है उसको, मैक्सिमम पावर वाले सवाल को। तो मैक्सिमम पावर तब डिसिपेट होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल के बराबर होगा, यानी आर की वैल्यू एनआर बाय एम के बराबर होगी। ऐसे सिचुएशन में पावर डिसिपेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये ध्यान रखना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट सवाल की लिस्ट में काउंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम जानते हो, वो ईल फिश वाला जिसमें सारे डरते हैं, वो प्रॉब्लम तो रखा ही रखा है ताकि सबको कॉन्फिडेंस आ जाए। साथ में कुछ और प्रॉब्लम भी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एक और कंसेप्ट। ये कंसेप्ट भी मैंने बोला था कि ये भी सीखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस कंसेप्ट का आज मजेदार खेल मिलेगा पोटेंशियोमीटर में। आप कहोगे सर रॉन्गली कनेक्टेड सेल पोटेंशियोमीटर में लगा डाले, तो बहुत ही अच्छा नए टाइप का कंसेप्ट है जो आपको सीखने को मिलेगा, मजे आएंगे। अब सुनो, पहले इसको सीखो। हमारे पास n सेल्स है, इसमें से हमने कुछ सेल को रॉन्गली कनेक्ट कर दिया, मतलब कुछ सेल को उल्टा लगा दिया। तो क्वांटिटी ले लेते हैं, लेट अस से दैट W जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड सेल है, ठीक है। तो रॉन्गली कनेक्टेड सेल की क्वांटिटी हमने W ले ली। अब इसका खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो सेल उल्टे लगे होते हैं खुद तो डूबते हैं, साथ में औरों को ले डूबते हैं, ठीक है ना। यही कहानी यहां पर भी होती है। तो जो फालतू की बकवास करता है खुद तो डूबता है, साथ साथ में जो उसके चक्कर में पड़ा वो भी डूब गया। तो यहां पर अगर W रॉन्गली कनेक्टेड है तो ये इतनी ही और बैटरी को ले डूबेंगे। ले डूबेंगे का मतलब ये इसके ईएमएफ को कैंसिल कर देगा, ये इसके ईएमएफ को कैंसिल कर देगा। तो नेट जो ईएमएफ बचेगा या नेट जो वोल्टेज बचेगा हमारे पास, वो नेट वोल्टेज हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेल n थे, W रॉन्गली कनेक्टेड थे, W को और वो ले डूबे, यानी n माइनस 2W टाइम्स E। ये हो गया नेट वोल्टेज। अब अगर हम इस कॉम्बिनेशन को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें, ठीक है ना, तो मैं पूरा सर्किट बना रहा हूं, आराम से चल रहे हैं हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखो आप, तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। एक और खास बात, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बचे हमारे पास, n माइनस 2W, और जिनका ईएमएफ E हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया नेट वोल्टेज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का है। अब एक बात खास तौर पे ध्यान रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है कि तुम इधर लगो या उधर लगो या किधर भी लगो। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की जो क्वांटिटी होगी, सारे सीरीज में होंगे तो सारे एड अप हो जाएंगे। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यहां लिख रहा हूं, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी NR, या N हो गए नंबर ऑफ सेल्स।
अब करंट निकालना है अगर आपको सर्किट में, तो बहुत इजी टास्क है। तो ये हो गया n-2w टाइम्स E डिवाइडेड बाय R प्लस NR। तो आई थिंक बड़े इजीली आप रॉन्गली कनेक्टेड सेल का कंसेप्ट सीख गए। छोटा सा एग्जांपल, मान लो 6 सेल हैं, हमने 2 रॉन्गली कनेक्ट कर दिए, तो ये 2 तो गए, साथ में 2 को और ले डूबे, यानी टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव ईएमएफ देने वाले सेल बचे 6 - 4 यानी 2 सेल। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ये ईल वाला बहुत ही रद्दी बकवास सिंपल टाइप का प्रॉब्लम है। स्टूडेंट बस खाली ये डायग्राम देख करके बेचारा डर जाता है, ठीक है ना। अब जो मछली नहीं खाता वो कहता है भाई हम इस सवाल को क्यों करें, हम तो नॉनवेज खाते ही नहीं, तो इस चक्कर में वो बेचारा मारा जाता है। तो कुल मिलाकर के हमें मछली खानी नहीं है, हमें इसका करंट निकालना है कि कितनी इसमें करंट डिलीवर करेगी ये फिश। और बहुत सिंपल है, देखो सामने देख रहा है मिक्स्ड ग्रुपिंग है, डायरेक्ट उड़ा दो। इंटरनल रेजिस्टेंस साफ दिख रहा है 0.25 है, 0.15 वोल्ट हर सेल का ईएमएफ है, 5000 सेल एक रो के अंदर लगे हुए और ऐसी 100 रोज है। नंबर ऑफ सेल गिनोगे तो 5000 इंटू 100 यानी ये 5 लाख सेल आ जाएंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस साफ चमक रहा है 500 ओम का, हमें करंट निकालना है। सीधे फॉर्मूला यूज कर लो, तो I इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR बाई M, ठीक है ना, डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप। N हो गए नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, कितने हैं 5000, और हर सेल का ईएमएफ हमारे पास दे रखा है 0.15 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हमें सर्किट में दे रखा है 500, ठीक है। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्मॉल n की वैल्यू हो गई हमारी 5000, इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का हमें दे रखा है 0.25 डिवाइडेड बाय m हो गई नंबर ऑफ रोज, वो हो गई 100। अब देखो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहां से उड़ा दो, ठीक है ना। रिजल्ट हमारे पास ऊपर बचा, इसको 15 ले लो, तो 50 इंटू 15, 2 डेसिमल हटा दिया मैंने, नीचे आ गया 500 प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 50 इंटू 0.25, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 12.5 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर मैंने लिखा 12.5। तो ओवरऑल रिजल्ट आ गया 50 इंटू 15 बाय 512.5। अब देखो थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करो, अप्रोक्सीमेशन का जुगाड़ लगाओ। नियरली अगर हम इसे 500 ले ले तो ये बनेगा 1/10 और ये करंट नियरली आ जाएगा 1.5 एम्पियर के आसपास। तो एक्चुअल करंट की जो वैल्यू होगी 1.5 से थोड़ी सी कम। अब हम ऑप्शन देखेंगे 1.5 या उससे थोड़ा सा कम कौन सा है, तो इसने अप्रोक्सीमेटली निकाल रखा है, तो चेक करो 1.5 है, 3 है, 15 है, 30 है। तो बिल्कुल इजीली आप आंसर को यहां पर प्रेडिक्ट कर सकते हो एलिमिनेशन टेक्निक से। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ले दे के बचा यही वाला, तो करंट 1.5 आ गया। तो ऐसी मछलियों से डरने की जरूरत नहीं है, इजिली इनको खा सकते हो, इजिली इनको उड़ा सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट जो देख रहा है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर बार मैं कराता हूं क्योंकि ये इस तरीके का प्रॉब्लम फंसने का एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस रहता है। और शीट के अंदर आपको जो मिलेंगे ना मोर देन 1 चॉइस क्वेश्चन, अगर आप मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पर मैंने खास तरीके से डिजाइन किए हैं वो आपके लिए, ठीक है ना। तो जो मास्टर शीट है उसके मैच द कॉलम अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर ऐसे रिवाइज हो जाएगा कि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, खाली मैच द कॉलम नहीं, सिंगल चॉइस में भी पूछेगा, असर्शन रीजन में पूछेगा, आप उड़ा के रख दोगे। इस तरीके से एनसीईआरटी को उसके अंदर मैंने बांधा है, ठीक है ना। तो ये खासियत है उस मास्टर शीट की। अब हम आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम कह रहा है 2 सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले डायग्राम बना लो। तो 2 सेल हमें दे रखे, इनके ईएमएफ तो ई है बट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है। ये R2 ले लिया, ये R1 ले लिया, ये दोनों ई ले लिए। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, यानी इसके अक्रॉस का टीपीडी अगर हमें 0 दे रखा है तो ये बता दो आर की वैल्यू R1 R2 के टर्म में कैसी होगी। ये हमेशा मैंने हर बार बताया है, इस बार फिर से बता रहा हूं जिन बच्चों को नहीं है करने का तरीका। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक कंसेप्ट पे टिके रहते हैं, फिर इसका यूज लेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से दोनों बैटरी सेम पोलैरिटी की है, सेम डायरेक्शन में करंट दे रही है, तो इन दोनों का नेट ईएमएफ हो जाएगा ऐड होकर के 2E के बराबर, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2। तो नेट वोल्टेज हो गया 2E, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस के लिए खुद भी कर सकते हो बट क्योंकि कंसेप्ट ओरिएंटेड है तो इसलिए ऐसे टाइप के प्रॉब्लम, मतलब ये वो होते हैं जो करने ही करने हैं, छोड़ के तो जाने ही नहीं है, इनसे हमारे कंसेप्ट ठीक होते हैं। तो इसलिए इनका नाम पड़ता है कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम। हर टीचर अपने रेगुलर क्लासरूम में इसको जरूर कराता है, इसके साथ और भी बहुत कुछ कराता है, बट ये क्योंकि आपका कैप्सूल प्रोग्राम चल रहा है तो इसलिए इसमें हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, 4-4 10-10 घंटे का थोड़ा ना हम पढ़ेंगे बैठ करके। तो कम से कम टाइम में मैक्सिमम कैसे रिवीजन हो सकता है वो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो R की वैल्यू होगी R1 प्लस R2, नेट करंट आ गया 2E अपॉन
R प्लस R1 प्लस R2। अब देखो एग्जामिनर जो कह रहा है उसकी सुनो, वो कह रहा है कि इधर का टीपीडी 0, ठीक है ना। अब टीपीडी 0 बोल करके वो क्या बता, 0 भी बोल सकता है, 1 वोल्ट भी बोल सकता है, ई के बराबर भी बोल सकता है, 2E के बराबर भी बोल सकता है, उसकी जो इच्छा है वो बोलेगा, ठीक है ना, उसका अपना मुंह, जो बोल रहा है बोलने दो। अब वो कह रहा है इधर का टीपीडी 0 है, तो इधर का टीपीडी मैंने आपको सिखाया था कल के लेक्चर के अंदर, चार्जिंग मोड हो, डिस्चार्जिंग मोड हो, कट ऑफ मोड हो। तो ये कौन सा मोड है? डिस्चार्जिंग मोड है, बैटरी से करंट निकल रहा है। डिस्चार्जिंग मोड का टीपीडी होता है E माइनस IR। तो जैसे ही इसे 0 पुट करेंगे या जितना दे रखा है उतना पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। तो E माइनस IR1 को 0 दे रखा है तो 0 पुट किया, 2E दे रखा है तो 2E पुट किया। ये मतलब इसमें बनने वाले और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। जैसा दे रखा है वैसे पुट किया, यहां से हमने I का वैल्यू उठा लिया E/R1। अब I तो वही है जो सर्किट का करंट है जो हमने यहां पर निकाला हुआ है, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे और जो रिलेशन होगा अपने आप आ जाएगा। तो कंसेप्ट समझ आ गया। पहले अपने आप से करंट निकालो, उसके बाद जो एग्जामिनर दे रखा है उसकी सुनो, सुन करके जैसा एग्जीक्यूट करने को बोल रहा है वैसा करो, वहां से करंट निकालो, दोनों को भिड़ा दो, काम खत्म, ठीक है ना। तो इन दोनों को इक्वेट करें, E से E कैंसिल, रिजल्ट मिलेगा 2/R प्लस R1 प्लस R2 बराबर 1/R1। तो यहां से आप सिंप्लीफाई कर लो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, R का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा R1 माइनस R2। ये रिजल्ट मतलब ये प्रॉब्लम स्टैंडर्ड है, हर जगह मिलता है, इसलिए मैंने आपको कराया, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। राइट आंसर हमारा C वाला हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। हाँ, अब देखो ये 3D का क्यूब वाला सवाल है, आए नहीं आए पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है ना। और हर बार मैंने पढ़ाया है तो इस बार क्यों छोड़ा जाए। अब क्यूब के अंदर हम लोग 3 जगह पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, करते नहीं है, जो करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। एग्जाम में कौन करेगा, डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम क्यूब के रेजिस्टेंस को डायरेक्ट याद करके जाते हैं और वो याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। कहां कहां निकालते हैं, किसी भी एज के क्रॉस, डायग्राम में दिखाते जा रहा हूं। तो जैसे ये एज हो गई, एज के क्रॉस, ठीक है ना, या फिर फेस डायगोनल, देख लो अच्छी तरीके से, फेस डायगोनल, या फिर 1 और 7 जिसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल। तो 3 जगह रेजिस्टेंस निकालना होता है, क्रॉस एनी एज, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूं इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, एज, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, एसेंशियल फॉर बायो, ठीक है ना। तो ये हमेशा मैंने याद कराया है, बरसों से चला आ रहा है, ठीक है ना। तो एसेंशियल फॉर बायो, तो EFB, E हो गया एज, F हो गया फेस डायगोनल, B हो गया बॉडी डायगोनल। अब इन सब में नीचे डिनोमिनेटर में 12 आता है, तो पैटर्न एक याद कराने का बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। फिर 7 8 नहीं 7 9 10, तो 7 9 10 और नीचे डिनोमिनेटर में 12 हो गई हमारी क्यूब की साइड्स, ठीक है ना। ऐसे करके याद रख सकते हो। तो नंबर ऑफ साइड्स यहां पर आ गई, एज में आएगी 7, फेस डायगोनल में आएगी 9, बॉडी डायगोनल में आएगी 12। ये इनके अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब कई जगह पर आप इसको देखोगे ये सिंप्लीफाई करके 3/4 दे देगा, ये 5/6 दे देगा, तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप आराम से लिख सकते हो। तो आई थिंक आराम से समझ आ गया होगा। और क्यूब वाला हमेशा याद रखे जाना है, एसेंशियल फॉर बायो वाली टेक्निक से, इससे आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, तो देखो यहां पर भी क्या दे रखा है, एच का 7/12, फेस डायगोनल का 3/4, बॉडी डायगोनल का 5/6। पैटर्न सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर मैंने 12 कर दिया और ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है गैल्वेनोमीटर से एमीटर के अंदर कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर से एमीटर का कन्वर्जन या गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, और बहुत सिंपल भी होता है, ठीक है ना। तो पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं, फिर कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम दिखाता हूं। तो देखो गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा करते वक्त हमें पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाना होता है, ताकि ये इस ज्यादा करंट को डिवाइड कर सके। जितना लो रहेगा उतना ज्यादा करंट जाएगा, और गैल्वेनोमीटर से हम सिर्फ उतना करंट भेजते हैं जितना उसकी सेहत के लिए ठीक होता है। इसको बोलते हैं गैल्वेनोमेट्रिक करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमेट्रिक करंट। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूं तो IG को हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। यहां पर करंट सेंसिटिविटी से भी रिलेशन बनता है, वो बताना मेरा काम है, अभी बता रहा हूं जस्ट थोड़ी देर में। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमेट्रिक करंट, ठीक है ना। अब कई बार आपको दे रखा होता है करंट पर डिवीजन, तो करंट पर डिवीजन आपको दे रखा हो, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हो, फट से दोनों को मल्टीप्लाई करके गैल्वेनोमेट्रिक करंट निकाल सकते हो। तो इफ, ठीक है ना, इफ करंट पर डिवीजन, ये रटने को नहीं बोल रहा, सीखने को बोल रहा हूं, करंट पर डिवीजन इज I डैश, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इज N, ठीक है ना। तो IG का वैल्यू हो गया N इंटू I डैश, राइट। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब
डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, यानी इस चीज का जो उल्टा होता है, ठीक है ना, तो इनवर्स ऑफ दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो अगर करंट सेंसिटिविटी दे रखी है, फट से पलट दो, वही आई डैश हो गया, यानी करंट पर डिवीजन हो गया, उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई करो, आपके पास यहां से आईजी का वैल्यू आ जाएगा। अब आईजी आ गया, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास जी है ही। अब हम सिंपल कांसेप्ट पैरेलल वाला यूज करते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो I1 R1 बराबर I2 R2 किया, यहां से हमारे पास लो रेजिस्टेंस शंट की वैल्यू आ जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आई थिंक सबको याद होना चाहिए, IgG बाय I माइनस IG। तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछे तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होता है इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस GS बाय G प्लस S, जो कि छोटे से छोटा यानी S से भी छोटा मिलेगा। तो अगर एमीटर आइडियल है, जैसा कल हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है ना, आइडियल एमीटर मैंने वो वायर बना दी थी, तो अगर आइडियल एमीटर है तो हम इसका रेजिस्टेंस 0 लेते हुए चलते हैं, यानी इसे वायर से रिप्लेस करते हैं। ये कल सिखा चुका मैं आपको, तो मेरे ख्याल से सिंपल था, सब कुछ आराम से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हो गया, हमने कन्वर्ट किया गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते वक्त, ठीक है ना, हमेशा ब्रांचिंग पैरेलल में लगाते हैं ताकि वोल्टेज सेम आए, और गैल्वेनोमीटर से उतना ही करंट जितना उसकी सेहत के लिए ठीक रहेगा, दैट इज IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वो पास कराते हैं। अब यहां सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसको शंट नहीं बोलते, सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या रहेगा, क्योंकि ये पूरी ब्रांच इसके पैरेलल में, तो V का वैल्यू इन दोनों के वोल्टेज के बराबर होगा, तो IG G प्लस S हो गया, यहां से सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू V बाय IG माइनस G आ गई, ठीक है ना। अब अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है वोल्ट मीटर का, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया G प्लस S। ऑब्वियसली S बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, तो इसका मतलब G जोड़ने पर वो और ज्यादा लार्ज हो जाएगा, तो ये लार्ज रेजिस्टेंस आएगा। अगर वोल्ट मीटर आइडियल है, तो कल मैंने सिखाया था आपको, ठीक है ना, कल बहुत सारी चीजें सिखा दी थी। अगर वोल्ट मीटर आइडियल है तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम इनफाइनाइट लेते हैं, ओपन सर्किट की तरह डील करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का कल हम लोगों ने इसका मेथड देख लिया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कैप्सूल्स में आपस में लिंक्ड हैं, इसलिए इसको ब्रेक करके चल रहे हैं ताकि आराम से बहुत ही कूल तरीके से हम एग्जाम की तैयारी कर सके, प्रेशर में नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब हम आ जाते हैं, देखो कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम, ये आपका COP है, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम। अब इससे क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट आपका ठीक हो जाएगा, एप्लीकेशन आपको आ जाएगा। बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, उनको एप्लीकेशन नहीं आता, इस वजह से वो एग्जाम में रिप्लिकेट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम नहीं कर पाते। तो एम यही है, आपको बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए, एग्जाम में प्रॉब्लम लगाने आने चाहिए, फिर जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, मास्टर शीट लगाते जाओगे, 150 नंबर और उससे ज्यादा नंबर अटेन करना आपके लिए इजिली पॉसिबल हो जाएगा। तो ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन, तो देखो नंबर ऑफ डिवीजन दे दिया आपको 30। आगे करंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, तो 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन की हमें करंट सेंसिटिविटी दे रखी है, ठीक है ना। वैसे इसको बोलना चाहिए करंट पर डिवीजन बोलना चाहिए, ना कि करंट सेंसिटिविटी होगी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, कोई बात नहीं। तो करंट पर डिवीजन आई डैश दे रखा है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। हम क्या करेंगे, ये हमें जानकारी क्यों दे रहा है, फ्री में तो नहीं देगा, हम IG की वैल्यू फट से निकाल लेंगे। तो IG हो गया टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इनटू करंट पर डिवीजन, मल्टीप्लाई कर लो 600 माइक्रो एम्पियर आ गया, राइट। IG की वैल्यू आते ही अब हम ढूंढेंगे G का वैल्यू कितना है भाई, ये कह रहा है इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, तो G का वैल्यू दे रखा है 25 ओम। अब करना क्या है, कह रहा है कन्वर्ट कर दो एमीटर में जो 1 एम्पियर का करंट मेजर करे, तो मेन करंट की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर, तो फट से हम शंट की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला IgG बाय I माइनस IG, ठीक है ना। डेटा पुट करेंगे, IG का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 600 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो हो गया 10 की पावर माइनस 6, इंटू G का वैल्यू हमारे पास हो गया 25, डिवाइडेड बाय I हो गया 1, माइनस इसको देखो जरा आप 600 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यार ये 1 के सामने बहुत नेग्लिजिबल है। तो अगर ये नेग्लिजिबल है तो उसी वक्त डिसीजन लो कि हम इसको निग्लेक्ट करने वाले हैं, जो खुद ही निग्लेक्ट हुआ पड़ा हम क्यों से कंसिडर करें। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बचा, ठीक है ना, और रिजल्ट हमारे पास आ गया ये हो गया तकरीबन 150 इंटू 100, और ये 3 डेसिमल हम इसमें से उड़ा दें, 3.015, तो 0.015 ओम का शंट आएगा, ठीक है ना। ये कन्वर्ट करेगा इसको ऐसे एमीटर के अंदर जो रीड कर पाएगा 1 एम्पियर तक का करंट। आगे क्या बोल रहा है, कैसे कन्वर्ट करोगे वोल्ट मीटर में जो 1 वोल्ट तक का वोल्टेज मेजर करे, तो ए पार्ट तो हमने, फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सीरीज रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो V बाय IG माइनस G।
V की वैल्यू हमारे पास होगी 1, IG आपको मैंने कैलकुलेट करके दे ही दिया, एंड द वैल्यू ऑफ IG 600, माइक्रो को ऊपर उठा के ले जाओ 10 की पावर 6 माइनस G इज 25। तो यहां पर रिजल्ट आ गया मेरे पास ये तकरीबन 1666.6 माइनस 25 बचेगा। यहां से सिंप्लीफाई कर लो, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1641.6 ओम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होगा इसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो कंसेप्ट आसान है, इजीली आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, सवाल लगा सकते हो। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, अब ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये इसका एप्लीकेशन पार्ट का प्रॉब्लम है। तो पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं, देन फिर हम उसके एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ 60 ओम shows full scale deflection when current of 1 ampere is passed through it. It can be converted into ammeter to read current up to 5 ampere by। बहुत ही सिंपल है, सीधे सीरीज रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना, सॉरी सीधे के सीधे एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो शंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है जो कि पैरेलल में लगेगा। तो एस का वैल्यू हो गया IG इंटू जी बाय आई माइनस IG। इस तरीके के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और वही कंसेप्ट ही नहीं आता तो बेचारे बच्चे लगाएंगे कहां से, यहाँ टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं आते हैं तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, तो जी की जगह तो आ गया भाई 60। फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी IG हो गया 1, ठीक है ना, I का वैल्यू हो गया 5, इधर हो गया 1। अब ये थोड़ा नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, इसको जैसा है वैसा कंसिडर करोगे। नीचे बच गया 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 15 के बराबर। तो 15 ओम का पैरेलल रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा, लो रेजिस्टेंस शंट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये एमीटर में कन्वर्ट होगा। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में मैंने इस साल के लिए आपके लिए एक नया रिजल्ट ढूंढा है, नई ट्रिक है, क्योंकि उस टाइप का प्रॉब्लम आ गया तो फंस जाओगे, ठीक है ना, और फंसना तो चाहिए नहीं जब पढ़ रहे हो। तो आपको बचाने के लिए एक मीटर ब्रिज में एक नया टाइप का प्रॉब्लम दिखाऊं पहले, फिर मीटर ब्रिज सीख लेंगे। ये है प्रॉब्लम कह रहा है 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द गैप ऑफ मीटर ब्रिज। इफ द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज इंक्रीज बाय 10% देन बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय। परसेंटेज में चल रहा है, नहीं किया आपने, परसेंटेज वाला प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया, आप रो दोगे, ठीक है ना, और आंसू दिखेंगे नहीं, सूख जाएंगे बेचारे निकलने से पहले, कहेंगे हमने पढ़ा ही नहीं यार क्या करें। तो एक मीटर ब्रिज जो कि इतना आसान होता है, हर बच्चे को पता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है, बट ऐसे टाइप का प्रॉब्लम परसेंटेज टाइप का है, आसान, ठीक है ना, बट पता नहीं है, इस वजह से छोड़ के आ जाएंगे स्टूडेंट। तो यहां पर मैं आपको कंसेप्ट भी दूंगा, फिर एक ट्रिक भी दे दूंगा, सट से आंसर आ जाएगा, मजे आ जाएंगे। चलो सीखते हैं पहले हम लोग। तो देखो मीटर ब्रिज बेस्ड होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये मान लो अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इधर की लेंथ L होगी, तो ये टोटल 100 सेंटीमीटर का होता है, इधर की लेंथ होगी 100 माइनस L। अब अगर हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाएं तो ये रेशियो और ये रेशियो आपस में बराबर होगा। इसे करके हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। खेल आता है शिफ्टिंग, शंटिंग और परसेंटेज का, और यहाँ मजे आते हैं, यहाँ ट्रिक दूंगा मैं। अब मान लो मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू करूं, ठीक है ना, अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली सामने वाली लेंथ भी बढ़ेगी, और ये जो स्लाइडर है ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ये है कि रेजिस्टेंस चेंज करने से सामने उसकी जो लेंथ है वो भी चेंज होती है, बढ़ाने से बढ़ेगी, घटाने से घटेगी, ठीक है, घटेगी। अब बढ़ाएं कैसे, या तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओ तो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, और अगर पैरेलल में लगाओगे तो घट जाएगी, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है, या एग्जामिनर डायरेक्ट बोल दे जी हमने तो बढ़ा दिया तो हम भी बढ़ा देंगे। अब मैं यहां ट्रिक देता हूं। तो मान लो हम इस रेजिस्टेंस को फिक्स रखते हैं, मान लो, और हम इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। नए टाइप का कंसेप्ट है भाई, ध्यान से सीखना, ठीक है ना। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करें या चेंज करें, और चेंज करके इस रेजिस्टेंस को मैंने बना दिया R', इसको एज इट इज रहने दिया, या R2 ले लेते, चलो R' रहने दो, तो क्या होगा, ये R' मैं मान के चल रहा हूं R से ज्यादा है, तो इधर की जो बैलेंस लेंथ आएगी L' वो L से ज्यादा होगी, ये बचेगी 100 माइनस L'। सही है। तो जो शिफ्टिंग हुई इसकी स्लाइडर की, दैट शिफ्टिंग इज, ठीक है ना, दैट शिफ्टिंग इज L' माइनस L। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, इस पे भी सवाल है, ठीक है ना, दोनों पे सवाल है, मजे आएंगे। अब परसेंटेज कैसे निकालें, उसका खेल क्या होता है, तो ट्रिक देने वाला हूं, ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसी रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं, ध्यान देना। तो R/X इक्वल्स टू, ठीक है ना, ध्यान देना, मैं फिर बोल रहा हूं, अचानक से पता चले मैंने कुछ लिख दिया, आप उछल गए घर पे। L/100 माइनस L को मैं लिख रहा हूं L1/L2 थोड़ी देर के लिए, जहां L1 L है, 100 माइनस L L2 है, ठीक है ना।
अब ध्यान रखना इसमें x जो है वो फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे, कर सकते हो इसकी भी वैल्यू चेंज, कोई बड़ा काम नहीं है। यहां हम लगाएंगे एरर वाली टेक्निक, ठीक है ना, कि अगर ये चेंज हो रहा है तो परसेंटेज चेंज इन आर, परसेंटेज चेंज इन आर, ये चेंज हो ही नहीं रहा, जो चेंज हो नहीं रहा उसका एरर के अंदर काम नहीं आता। अगर हो रहा होता तो हम यहां लिखते हैं प्लस परसेंटेज चेंज इन एक्स, तो दोनों काम हो गए, ठीक है ना। चेंज करेगा तो भी पता चल गया, नहीं करेगा तो भी पता चल गया। इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन L1, परसेंटेज चेंज इन L1 प्लस परसेंटेज चेंज इन L2। तो मैंने एरर की टेक्निक लगा दी, ठीक है ना, इन L2। अब ध्यान से बात सुनना, परसेंटेज चेंज इन R, तो अब आपकी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। अब ये परसेंटेज वाले सवाल आप फूक मार के उड़ा के आ जाओ, ठीक है ना। एग्जामिनर देगा आपको डराने के लिए, आप फूक मार के उसको डरा दो। परसेंटेज चेंज इन L1, अब ये जरा गौर करो, ये जितना चेंज होगा ये भी तो उतना ही चेंज होगा, है तो एक ही वायर पे यार। ये 5 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर से 5 सेंटीमीटर बढ़ा तो इधर से 5 सेंटीमीटर कम हो गया, यानी L1 जितना बढ़ेगा L2 उतना कम होगा, या L1 जितना कम होगा L2 उतना बढ़ेगा, यानी दोनों के परसेंटेज चेंज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, x मान लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन L1 को x% ले लिया, ये भी हो गया x%, तो फाइनली रिजल्ट आ गया ट्वाइस ऑफ x%, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज इन R इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ये बन गया इसका डायरेक्ट जुगाड़, चेंज इन लेंथ। अब ये ध्यान रखना, ये एरर लगाया है मैंने, तो एरर से क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर ये आर का परसेंटेज चेंज बहुत बड़ा हो, 50% हो, 60% हो, ये जुगाड़ तंत्र कामयाब नहीं रहेगा। इससे अप्रोक्सीमेशन में तो आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हमें पूरे इस आर की इनिशियल फाइनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब परसेंटेज चेंज लेना पड़ेगा, वो एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जामिनर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछना चाह रहा है, सब्जेक्टिव नहीं, तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम की अप्रोच ही है, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आप आराम से परसेंटेज चेंज को निपटा सकते हो, तो निपटाते हैं भाई, ठीक है ना, आ जाओ। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज। तो दो एक जैसे रेजिस्टेंस हमने मीटर ब्रिज के गैप में लगा दिए। यार एक जैसे अगर हम लगाएंगे तो नल डिफ्लेक्शन जो होगा बीच में मिलेगा, यानी 50 सेंटीमीटर पे मिलेगा, ये भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, ये आर है, ये भी आर है, ओके। ये कह रहा है द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप, यानी इस रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय 10%, तो परसेंटेज चेंज इन आर दे रखा है, सिर्फ इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं कर रहे। तो परसेंटेज चेंज इन आर इज 10%, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय, यानी परसेंटेज चेंज इन लेंथ निकालना है। अब सोचो आप इस आर को इंक्रीज करोगे तो इधर की भी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी परसेंटेज चेंज जो आएगा वो इंक्रीज में आएगा। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो अपना कंसेप्ट लगाएं तो 10% इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ये लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, बस एग्जाम में तो डायरेक्ट कर देना। तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ का वैल्यू हमारे पास आ गया 5% के आसपास। अब जरा गौर करो, 10% एक ऐसी वैल्यू होती है जो अच्छी खासी मानी जाती है, यानी हमने जो आंसर निकाला हुआ अप्रोक्सीमेशन में होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। हाँ, जब ये 10% से कम होता तो आ जाता एग्जैक्ट में आंसर। तो आंसर कोई बात नहीं, हमारा ऑप्शन देख करके काम चल जाएगा। 5% के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें इसके अंदर एक ही ऑप्शन ठीक मिल रहा है, ये फोर्थ वाला, वेरीफाई कर लो, 4.5% टू द राइट, तो ये इंक्रीज करेगा, राइट साइड की तरफ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, और हमने परसेंटेज चेंज की धज्जियां उड़ा दी, ठीक है ना। ये था आपके लिए ट्रिक, मेरे ख्याल से। अब ये नया सवाल था, आपको नहीं आता था, आता तो आप छोड़ के ही आते, तो अब आप करके आ जाओगे, ठीक है ना। तो काम बन गया, एक छोटे से लेक्चर के अंदर आपने नई नई चीजें सीख ली। चलते हैं आगे, एक और सवाल, ठीक है ना। ये सवाल भी इसी कंसेप्ट शिफ्टिंग शंटिंग के ऊपर बेस्ड है। ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, डायग्राम जरूर बना लो ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। तो ये इस तरीके से मीटर ब्रिज का एक टेम्परेरी डायग्राम बना लो। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, ठीक है ना। मान लो मैंने इधर रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम का, आगे एंड अननोन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 2 ओम, इधर साइड हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया विच इज ग्रेटर देन 2 ओम। अब अगर ये 2 से ज्यादा होगा तो इधर की लेंथ से ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये L है और ये 100 माइनस L है। तो 100 माइनस L की वैल्यू अभी की जानकारी के हिसाब से हमें यही समझ आ रहा है, ये इससे ज्यादा होगी, यानी L2 ग्रेटर देन L1 होगा, सिंपल सा, अभी बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज्ड। अब आप इसको पलट देते हो, तो पलट दोगे तो लेंथ भी पलट जाएगी यार। ये x हो गया, इधर 2 ओम आ गया, इधर चल गया 100 माइनस L,
और इधर आ गया एल, ठीक है। देन बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर, अब क्या होगा, यहां का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ये जो स्लाइडर होगा इधर ही शिफ्ट किया होगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। तो अब ये कितना शिफ्ट किया, ये बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्ट हमें वैल्यू दे रहा है, तो शिफ्टिंग की वैल्यू निकालेंगे। तो शिफ्टिंग हो गई, ध्यान देना कितनी, 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल, और ये शिफ्टिंग हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां से हमें पता चला 100 माइनस 2l इक्वल्स टू 20, यहां से हमें मिल गई एल की वैल्यू विच इज ये आ जाएगा इधर 80 डिवाइडेड बाय 2 40 सेंटीमीटर। तो जो शिफ्टिंग हुई है दैट इज 40 सेंटीमीटर। अब ये हमसे क्या जानना चाहता है, ये जो लेंथ आई है हमारे पास, ये आई है 40 सेंटीमीटर, शिफ्टिंग हुई है 20 सेंटीमीटर, सॉरी। अब ये कह रहा है निग्लेक्टिंग एनी करेक्शन अननोन रेजिस्टेंसेस, यार ये बता दो, यहां से भी बता सकते हो, यहां से भी बता सकते हो, किसी भी डायग्राम में यूज कर लो प्रिंसिपल मीटर ब्रिज का, तो यही यूज कर लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू एल, एल हमने निकाल लिया 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल 60 हो गया, ठीक है ना। ये यहां से एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया, 2 तो इधर से हमारा कट जाएगा, ठीक है ना, और इधर रिजल्ट आ जाएगा 3 ओम। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 3 ओम, और ये 3 ओम हमारा आंसर ये हो गया। तो मेरे ख्याल से शिफ्टिंग, शंटिंग, परसेंटेज और मीटर ब्रिज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, सीओपी क्लियर हो गया और ट्रिक भी मिल गई आपको, ठीक है ना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा पोटेंशियोमीटर है। देखो ये अप्लायंसेस वाला जो पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर साल एक सवाल आता है, चाहे वो अपना मीटर वोल्ट मीटर से आ जाए, चाहे मीटर ब्रिज से आ जाए, चाहे पोटेंशियोमीटर, चाहे बल्ब, हर चीज आपके लिए। तो देखो पोटेंशियोमीटर में पहले बेसिक कंसेप्ट, स्टूडेंट कहां फंसता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट में, वहीं उसके आंसू निकलते हैं, ठीक है ना, वो आंसू बचाना मेरा काम है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि क्या होता है ना, अब मैं जनरली मान लो मैंने आप कंसेप्ट को भी सिखाऊंगा, पर वहां जाके भूल जाते हैं, कहते हैं याद नहीं होती यार, इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्ट एक रिजल्ट दे देता हूं, इसको लगा करके आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बेस्ड सवाल को धज्जियां उड़ा देना। देखो ये हमारा ये जो सर्किट है ये कहलाता है प्राइमरी सर्किट, ये सर्किट कहलाता है सेकेंडरी सर्किट, जो हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर बैलेंस करते हैं। प्राइमरी सर्किट से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर का रेशियो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। इससे हम सेंसिटिविटी भी देखते हैं, वो आगे बताऊंगा अभी, ठीक है ना, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अब जरा चेक करो यहां पर क्या किया, सर्किट बस थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिया। ये जो देख रहे हैं आप, ये सेकेंडरी सर्किट है, ये जो है ये प्राइमरी सर्किट है। पहला काम मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालूंगा, ठीक है ना, कैसे, उसके लिए मेरे को वायर का वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ये सर्किट जरा आप गौर करो, इस सर्किट को मैं यहां सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं, ये हमारा मेन सेल है, प्राइमरी सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट लगा रखा है RH, और इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस RW है, सही है। हमारा टास्क है K निकालना, K होता है वोल्टेज ऑफ वायर बाय लेंथ ऑफ वायर का रेशियो, यानी हमें इसका वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ये वोल्टेज आप वोल्टेज डिवाइडर लॉ से निकाल सकते हो, ये इन 3 में डिवाइड हो रहा है। तो वोल्टेज डिवाइडर लॉ कहता है कि वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होता है और डायरेक्टली रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। तो इसका वोल्टेज आ जाएगा RW बाय RW प्लस RH प्लस R, ठीक है, टाइम्स E। ये हो गया वोल्टेज ऑफ वायर। अब अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए तो वोल्टेज ऑफ वायर बाय लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वायर से डिवाइड कर दो, तो RW इंटू E डिवाइडेड बाय RW प्लस RH प्लस R, ठीक है ना, टाइम्स L। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिजल्ट हो गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आप याद कर लेते हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। मान लो वो कह देता है जी RH की वैल्यू ही नहीं है, RH हमने उड़ाई दिया, जीरो कर दिया, आप जीरो पुट कर दो यार इसके अंदर। वाई यहां पर वो कहता है ना RH है ना R है, आप दोनों को उड़ा दो यहां पर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू E बाय L हो जाएगी, समझ गए आप। तो RH और R अगर आप हटा दोगे सर्किट से तो ऐसे में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा E बाय L के बराबर। तो जैसा सिचुएशन वैसे रिएक्ट कर सकते हो अगर आपको ये रिजल्ट याद है। तो जिन बच्चों को पोटेंशियोमीटर में दिक्कत है, ठीक है ना, जिनको नहीं आता, जिनको कंसेप्ट से एलर्जी है, तो याद कर लो, और जिनको कंसेप्ट आ गया वो वीडियो लगा करके कर लो। तो दोनों ही तरीके के बच्चे जो हैं वो अब मेरे ख्याल से सेटिस्फाई हो जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो जो भी चीज हम इस सर्किट पे बैलेंस करते हैं, मान लो हमने L लेंथ के ऊपर इसको बैलेंस किया, ठीक है ना, तो L लेंथ के ऊपर अगर हम बैलेंस करते हैं तो इन दोनों का वोल्टेज आपस में बराबर होता है। यहां का वोल्टेज मान लो E' हो गया, ठीक है ना, या V ले लेता हूं मैं जनरली प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के लिए, तो V इक्वल्स टू KL, ठीक है ना। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जहां V हो गई सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज, K हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, और L वो लेंथ हो गई जितने पर हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आई थिंक K निकालना समझ आ गया, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर समझ आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं सेंसिटिविटी के कंसेप्ट, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल भी बहुत आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी देखना जरूरी है।
तो सेंसिटिविटी, जरा एक बार डेफिनेशन पढ़ो। ये कह रहा है के इज ऑल्सो द मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी ये जो के है यही सेंसिटिविटी के बारे में बताता है कि ये पोटेंशियोमीटर लीस्ट सेंसिटिव है या हाई सेंसिटिव। सीधे शब्दों में मतलब, अगर हम किसी पोटेंशियोमीटर के ऊपर छोटे से छोटा वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं तो हम उसको बोलते हैं हाईली सेंसिटिव। सीधी सी बात है भाई, कोई भी चीज हाईली सेंसिटिव कब होगी? जब वो छोटे से छोटे अकर करने वाले चेंज को भी बता दे, तब हम बोलेंगे हाईली सेंसिटिव है। नहीं बता पाए तो बेकार है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम सीखें, ये कह रहा है के इज ऑल्सो द मेजर ऑफ सेंसिटिविटी। के जो है वो सेंसिटिविटी के इनवर्स में है, यानी के पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्स ऑफ सेंसिटिविटी। आप ऐसे समझ लो, अगर के बढ़ेगा सेंसिटिविटी कम होगी, के कम होएगा सेंसिटिविटी बढ़ेगी। यानी वायर के वोल्टेज बाय लेंथ का रेशियो जितना कम रहेगा, कम से कम रहेगा, उतना ही आप वोल्टेज उसके ऊपर छोटे से छोटा मेजर कर सकते हो, सेंसिटिविटी उसकी हाई होगी। सिंपल प्रिंसिपल। अब इसके अंदर एग्जामिनर घुस जाता है पूरा, मतलब बैंड बाजे के साथ, कहता है अब हम के को क्या करना चाहते हैं? सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, के को कम करेंगे। के को कम करने के 50 तरीके हैं, उन तरीकों को बताओ। तो पहले के का चुपचाप से फॉर्मूला लिख लो, शोर नहीं मचाना इसमें। आर डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यू प्लस आर एच प्लस आर, ठीक है ना, टाइम्स हो गया हमारा ई, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर। तो अब आप के को कम से कम करना चाहते हो, तो अगर आप के को डिक्रीज कराना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो क्या क्या करना पड़ेगा? लेंथ बढ़ा दो, ठीक है ना। तो पहला कंसेप्चुअल आपके हाथ में, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर वी कैन डिक्रीज द के एंड इंक्रीज द सेंसिटिविटी। गेम खत्म। आगे ये डिनोमिनेटर में जो चल रहे हैं इनको बढ़ा दो, आर एच बढ़ा दो। तो अगर हम रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू करें, सीरीज रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू करें, तो ऐसे में के की वैल्यू कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और इंटरनल रेजिस्टेंस हम बैटरी का बढ़ा दें, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस हम बैटरी का बढ़ा दें। ऐसा करने से के की वैल्यू कम हो जाएगी, के की वैल्यू कम हो जाएगी तो अपना सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो अब तो तरीके आपके सामने आ गए। जितना इस ई को कम से कम रखेंगे उतनी सेंसिटिविटी, के उतना कम से कम रहेगा, सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा रहेगी। तो मेरे ख्याल से अब सेंसिटिविटी के ऊपर बेस्ड कंसेप्चुअल में तो आप उड़ा के चले आओगे, ठीक है ना। आप पढ़ लो इसको। तो कह रहा है टू इंक्रीज सेंसिटिविटी आर एच इंक्रीज करो, वही तो मैंने बताया, आर एच इंक्रीज करो, के कम होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एनी चेंज इन सेकेंडरी सर्किट, जो बैलेंस करने वाला सर्किट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेंसिटिविटी पर, प्राइमरी सर्किट का ही पूरा रोल है। आगे बैलेंस लेंथ फॉर अननोन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस इफ सेंसिटिव, जितनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लेंथ के ऊपर हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट। तो एक एक कंसेप्चुअल अब आपका क्लियर हो गया। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस ये के वाला फॉर्मूला लिखो और उड़ा दो। नेक्स्ट, अब हम एप्लीकेशन पर आते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन में फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन होता है, या तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कर लो, ठीक है ना। इसके अंदर नया सवाल बनाया है, जैसा मैंने शुरू में बोला था, अभी दिखाऊंगा। तो ईएमएफ कंपैरिजन कर लो, एक एक करके कर लो या एक साथ कर लो, दोनों बैटरी को लगा करके, वो दोनों वर्जन है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो या करंट कंपेयर या फिर रेजिस्टेंसेस को कंपेयर कर लो, ठीक है ना, वो भी ऑप्शन हमारे पास है। सारी चीज वैरायटी है। तो देखो इसमें ध्यान क्या रखना है कि हम जिन सेल को 1 बाय 1 इसके ऊपर लगाने जा रहे हैं, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने ये उल्टा कर दिया, ये कभी भी नल डिफ्लेक्शन नहीं देगा, सर्किट बर्बाद हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इन दोनों बैटरी का ईएमएफ जो होना चाहिए प्राइमरी वाली बैटरी से छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो अब आपने 1 बाय 1 इनको लगाया, मान लो E1 लगाने पर बैलेंस लेंथ L1 आती है, E2 लगाने पर बैलेंस लेंथ L2 आती है, तो E1 बराबर के L1, E2 बराबर के L2, यहां से कंपेयर करते हुए आप E1 E2 का वैल्यू निकाल सकते हो। ये कंपैरिजन हो गया। ध्यान रखना है कंपैरिजन वाले में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें तभी निकालना पड़ता है जब कंपैरिजन वाला सवाल ना हो, ऐसा रखा है मैंने इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। हर चीज है, हर वैरायटी मिलेगी। आ जाओ, ये कह रहा है दोनों सेल्स को एक साथ लगा दिया, तो अगर हमने सपोर्टिंग मोड में लगाया यानी दोनों की पोलैरिटी सेम तरफ रखी तो ऑब्वियसली लेंथ ज्यादा मिलेगी। दोनों की पोलैरिटी उल्टी रखी तो ऑब्वियसली लेंथ कम मिलेगी। दोनों को लगा करके एक में E1 प्लस E2 बराबर के L1 हो गया, दूसरे में E1 माइनस E2 बराबर के L2 हो गया। रेशियो ले लो, अपने पास आ जाएगा E1 E2 का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट हो गया। नेक्स्ट, अब देखो ये पहला सवाल है, इस बार सवाल बड़े धमाकेदार रखे हैं, ठीक है ना। तो कंसेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक वाले पोर्शंस भी रखे हैं नए। कह रहे हैं 6 आइडेंटिकल सेल ऑफ नो इंटरनल रेजिस्टेंस, कह रहे हैं इनका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है, 6 सेल है, आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सेकेंडरी सर्किट, प्राइमरी में नहीं सेकेंडरी में, ऑफ पोटेंशियोमीटर बैलेंस लेंथ इज L। तो 6 सेल लगाए, डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है यार, इतने थोड़ा ना बच्चे हो तुम कि तुम डायग्राम हर चीज का बनाते रहोगे। 6 सेल एक साथ लगाए, सपोर्टिंग मोड में लगाए, लेंथ L मिल रही है। चुपचाप से लिखो 6E बराबर के L, क्या इसमें डरने की जरूरत है, ठीक है ना। और बैठे 5 मिनट डायग्राम बनाते रहोगे, इतने में तो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। आगे
ये कह रहा है बैलेंस लेंथ बिकम्स L/3 व्हेन सम सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली। ठीक है ना, मजे आ गए ना। सम सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली, W मान लेते हैं, गलत लगा दिए तो नेट ईएमएफ बचेगा 6, W तो गए अपने साथ, W और ले डूबे, 6 - 2W इंटू E बराबर K इंटू L/3। कितना आसान हो गया देखो, एक बार कंसेप्ट आ गया जिनको उनके लिए इक्वेशन लिखना बड़ा आसान है, ठीक है ना, और एग्जाम में नंबर लाना और आसान है। क्या जानना चाह रहा है, कह रहे कितने सेल रॉन्गली लगाए, तो मैं रॉन्गली कनेक्टेड वहां भी करा सकता था, बट मैंने यहां इसलिए कराया ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, पोटेंशियोमीटर में रॉन्गली कनेक्टेड सेल लगा करके भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे आ गया तो उड़ा ही सकते हैं। अब रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ले अगर हम इसका तो 6/6 - 2W बराबर 3। ये रिजल्ट आ गया 2 बराबर 6 - 2W। यहां से 2W की वैल्यू आ गई 4 के बराबर, और W यानी रॉन्गली कनेक्टेड सेल की क्वांटिटी आ गई 2 के बराबर। आंसर हमारे हाथ में पूरे 4 नंबर मिलेंगे इसमें, राइट आंसर हो गया थर्ड वाला, है ना, मजेदार। तो एक एक चीज हमारी क्लियर हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट बार। अब ये कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना कल भी सीखा था, वही सेम प्रिंसिपल यहां पर है। सबसे पहले वहां क्या करते थे, वोल्टमीटर को डायरेक्ट फिट कर देते थे, सेल कोई करंट नहीं देता था, क्योंकि हम मानते थे आइडियल वोल्टमीटर है। आइडियल तो होता नहीं है वोल्टमीटर, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होएगा ही, इनफाइनाइट तो होगा नहीं। तो अगर वोल्टमीटर नॉन आइडियल निकला, ऐसे में वहां जो इंटरनल, वहां जो वैल्यूज मिलेंगी वो गड़बड़ वैल्यूज मिलेंगी। इसलिए प्रेफर किया जाता है पोटेंशियोमीटर को, क्योंकि ये सेकेंडरी सर्किट से कोई करंट नहीं लेता। लो बातों बातों में कंसेप्चुअल आ गया। तो पोटेंशियोमीटर सेकेंडरी सर्किट से कोई करंट नहीं ड्रॉ करता, इसलिए पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर। ये चीज है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये सर्किट बहुत ध्यान से देखना, बैटरी की पोलैरिटी सेम है, ये की का लोकेशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, की हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ लगेगी। हम इस की को निकाल लेंगे तो ये रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। बैटरी इज कनेक्टेड ओवर पोटेंशियोमीटर, बैटरी कोई करंट डिलीवर नहीं करेगी क्योंकि सीधे पोटेंशियोमीटर पे लगा दिया, यानी कट ऑफ मोड में बैटरी है। तो यहां का जो वोल्टेज आया दैट विल बी E इक्वल्स टू KL1, पहली स्टेप देख लो। अब हम इस की को लगाते हैं, सेल को डिस्चार्ज कराते हैं। अब टीपीडी हो जाएगा E - IR, आई की वैल्यू आप जानते ही हो, तो E - IR KL2 हो गया। आई पुट करा और आर का, स्मॉल आर का वैल्यू निकाला, बिल्कुल कल की तरह आ रहा है। तो L1 तब की लेंथ है जब हम सेल को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, या हम की को ऑफ करके तब कनेक्ट करते हैं, या सेल को ऐसे बोला जाए कट ऑफ मोड में हम शंट करके तब हम L1 निकालते हैं। 3 बातें मैंने बोल दी, या तो की उखाड़ लो, ठीक है ना, या कट ऑफ मोड कर दो, या करंट को 0 कर दो, ठीक है ना, किसी भी बात से आप इसको समझ सकते हो। L2 तब की लेंथ है जब हम सेल को कैपिटल R के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 बातें सुननी है काम की, L1, L2 और R। इससे आपका सवाल खत्म हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। कल क्या सिखाया था, RE/V-1, यही था। E तब की लेंथ, E तब का वोल्टेज था जब वोल्टमीटर को डायरेक्टली शंट किया था सेल के ऊपर, यानी कट ऑफ मोड में, और V तब का वोल्टेज था जब हम उसे R से डिस्चार्ज करा रहे थे। तो सेम प्रिंसिपल है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, चाहे वोल्टमीटर से निकालो चाहे पोटेंशियोमीटर से निकालो। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये सवाल। अब ये सवाल जो है कंपैरिजन वाला नहीं, मैंने पहले बोला था आज कंपैरिजन वाला भी मिलेगा और विदाउट कंपैरिजन वाला भी मिलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बेस भी मिलेगा। पढ़ो, कह रहे हैं इन द फिगर पोटेंशियोमीटर वायर AB ऑफ लेंथ L, डेटा जरूर लिखते जाओ, ठीक है ना, जो जो दे रखा है। कह रहा पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ LW हमें L दे रखी है, डायग्राम में ही चिपका दिया हमने पूरा। आगे एंड रेजिस्टेंस 9R, यानी वायर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 9R, बड़ी अच्छी बात है। ज्वाइंट टू सेल D ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। रियोस्टेट है नहीं तो रियोस्टेट की जगह हम 0 डाल देंगे। आगे कह रहे हैं अब हम यहां पर एक सेल E/2 का और इंटरनल 2R डायरेक्टली शंट करते हैं। भाई इधर तो कोई करंट ही नहीं होगा, जब कोई करंट नहीं होगा तो सेल कट ऑफ मोड में होगा, तो यहां का वोल्टेज E/2 और बैलेंस लेंथ स्मॉल l ले लेते हैं। क्या जानना चाह रहा है कि बैलेंस लेंथ बता दो कितनी होगी। बिल्कुल बताएंगे, कैसे बताएंगे, देखो सुनो। सबसे पहले हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए के वाला डायरेक्ट फॉर्मूला, RW/RW प्लस RH प्लस स्मॉल r, ठीक है ना, टाइम्स E डिवाइडेड बाय LW, बस खत्म खेल। RW की वैल्यू डाल दो या VDL लगा के निकाल लो। RW की वैल्यू हो गई 9R, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 9R प्लस RH हो गया 0 प्लस R टाइम्स वोल्टेज हो गया E, लेंथ हो गई हमें कितनी दे रखी है इसकी, L दे रखी है, ठीक है ना, L ही दे रखी है, स्मॉल l कैपिटल L दे रखी है, तो कैपिटल L इसकी लेंथ हो गई, यहां पुट कर दिया। तो रिजल्ट आ गया 9/10, आप खुद भी कर सकते हो इसको, E/L।
तो मेरे पास के यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब हम इस ईएमएफ को निकाल सकते हैं। तो E/2 प्रिंसिपल लगाया पोटेंशियोमीटर का इक्वल्स टू K इंटू एल, यहां पे पुट किया तो E/2 K की जगह आ गया 9/10 E/L, ठीक है ना, टाइम्स स्मॉल l, यहां से स्मॉल l का वैल्यू मेरे पास आ गया 5/9 इंटू कैपिटल L। देख लो, जो बच्चे डरते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट के सवाल से, अब वो उछल उछल के करके आएंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला प्रॉब्लम आप आराम से इस टेक्निक से निपटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी पोटेंशियोमीटर में आ जाता है, ये अच्छे लेवल का सवाल माना जाता है, पहले बता दूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है, बट आप इससे तो सब कोई कर सकता है। सब बच्चों का कंसेप्ट हो गया क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब ये साफ चमक रहा है, साफ देखो, खुद ही स्कीम बता रहा है अपनी चिल्ला चिल्ला करके कि यार मैं इंटरनल रेजिस्टेंस का सवाल हूं, तुम मेरे को कैलकुलेट कर लो। पढ़ो, कह रहे हैं इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट द बैलेंस लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। अब गौर करना है 60 कब का है, कट ऑफ का है या डिस्चार्जिंग का है। व्हेन स्विच एस इज ओपन, इस स्विच को हमने ओपन कर रखा है भाई, यानी कट ऑफ वाली लेंथ है। तो बस हमें काम की चीजें सुननी है। 60 मिल गया। आगे, व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड एंड द वैल्यू ऑफ आर इज, इसको हमने क्लोज कर दिया यानी सेल डिस्चार्जिंग मोड में आ गया, एंड कैपिटल आर दे रखा है 5 ओम। ए जे डैश इज 50 सेंटीमीटर, यानी L2 दे रखा है, डिस्चार्जिंग मोड की लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो, फॉर्मूला बेस्ड हो गया, सीधे उड़ा सकते हो। मैंने कहा हर चीज आपको मिलेगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू होगी कैपिटल आर विच इज 5, L1/L2 यानी 60/5, 6/5 -1, सिंप्लीफाई करोगे 1 ओम आ जाएगा। चुपचाप से टिका दो आंसर, सेकंड वाला हो गया। तो धज्जियां उड़ा दी भाई इसकी, ठीक है ना। अब आप हर चीज कर सकते हो, मीटर ब्रिज का परसेंटेज, पोटेंशियोमीटर के अंदर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप मेरी मास्टर शीट कर लेना, आपको मजे आ जाएंगे और 80% तक आप इजीली करके आओगे फिजिक्स का पेपर बिना किसी दिक्कत के। यही सारी चीजें असेंबल करिए, ऐसे करिए कि कोई भी एवरेज बच्चा उसको कर ले, ठीक है ना। और उसके अंदर एग्जामिनर कहीं बेचारा इधर उधर जा ही नहीं सकता, वही चीज के अंदर से सारे सवाल मिलेंगे आपको। नेक्स्ट ये कह रहा है, एक और आ गया देखो। अब ये डायग्राम भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है यार हम जो है ना वो कंपैरिजन वाले सवाल हैं या करंट निकालने वाले सवाल है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पढ़ो, ये कह रहा है सी और डी को जब बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, तो 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस होता है, यानी ये चीज 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रही है। लगाओ कंसेप्ट, यहां का वोल्टेज के एल के बराबर, यहां का वोल्टेज हो गया आई इंटू आर, आर की वैल्यू हो गई 5 पैरेलल में ना, तो 5 इंटू आई इक्वल्स टू के इंटू 40। अब क्या जानना चाहते हो भाई? अब ये कह रहा है कि अब हम डीई को इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, बताओ कहां पर लगेगा, यानी बैलेंस लेंथ बतानी है। तो जब इसको लगाओगे, करंट तो सीरीज में सेम ही चलेगा, तो 4 इंटू आई के इंटू एल। इतने आसान होते हैं यार पोटेंशियोमीटर के, आराम से उड़ा सकते हो। रेशियो ले लो, कंपैरिजन का सवाल है, इक्वल्स टू 40/L। यहां से एल की वैल्यू मेरे पास आ गई और ये आ गया 32 सेंटीमीटर। तो बैलेंस लेंथ इसको बैलेंस करने पर 32 सेंटीमीटर की मिलेगी। राइट आंसर सेकंड वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, अब बल्ब के सवाल आ गए, फिर एक ट्रिक दूंगा, मजेदार खेल आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। बल्ब के अंदर हमें किसी भी अप्लायंस का जब रेटिंग वोल्टेज दे रखा होता है, रेटिंग मतलब जो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, वोल्टेज दे रखा होता है, पावर रेटिंग दे रखी होती है, इससे हम अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो जैसे पावर रेटिंग पी रेटिंग दे रखी है, वोल्टेज रेटिंग का वी रेटिंग दे रखा है, तो पावर का फॉर्मूला V²/R लगाया, इससे हमने यहां I²R लगाया अगर आपको रेटिंग करंट दे रखा है, इससे हमने अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकाल लिया, V रेटिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी रेटिंग, ठीक है ना। तो जितनी रेटिंग पावर ज्यादा होगी, जितनी रेटिंग पावर ज्यादा होगी, गिवन V सेम हो, उतना ही रेजिस्टेंस उसका कम मिलेगा, ठीक है। तो अप्लायंस की रेटिंग का काम सिर्फ और सिर्फ उसका रेजिस्टेंस बताना होता है। खेल आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। मैंने आपके लिए एक मिक्स्ड रखा है, ट्रिक दिखाऊंगा, मजेदार, आपको मजे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज ऐसी चीज है कि जिसने ये चीज देख ली और एग्जाम में मिल गई वो गुण गाएगा, ठीक है ना, वो खुशी खुशी से उसका आंसर टिक करके आ जाएगा, और जिसको नहीं पता वो रोते चीखते चिल्लाते भी नहीं कर पाएगा या लेंदी कर देगा 5-7 मिनट में। मजेदार खेल है, 15 सेकंड के अंदर बल्ब का प्रॉब्लम, मतलब बल्ब फोड़ने का प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, देखना, ध्यान देना। हमने दो अप्लायंसेस को सीरीज में लगाया, ठीक है। यहां हमेशा गौर करना कि जो अप्लायंस हमने सीरीज में, देखो क्या सवाल बनता है सीरीज में, सवाल में टोटल पावर बता दो यार, ठीक है ना। यहां ये पूछेगा कंसेप्चुअल होगा, कौन तेज जलेगा कौन धीमा जलेगा। अच्छा सवाल माना जाएगा टोटल पावर बता दो, और सड़ा हुआ सवाल माना जाएगा कौन धीमा जलेगा कौन तेज जलेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब सबसे पहले गौर करो इनके रेटिंग वोल्टेजेस सेम है या डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है, ठीक है ना, तो अच्छा सवाल। फिर आप क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे,
टोटल रेजिस्टेंस निकाल करके पावर के लिए आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर लगा लेंगे। सवाल है, मैं आगे आपको दिखा दूंगा। पर अगर, ठीक है ना, कंसेप्चुअल की बात चल रही है, ठीक है ना, मान लो सिर्फ वो ये जानना चाह रहा है कौन धीमा जलेगा कौन तेज चलेगा, तो आपने क्या किया, इनके रेजिस्टेंस निकाले, दोनों अप्लायंस सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट तो सेम ही जाएगा, तो पावर डिसिपेशन इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सीरीज में पावर आर के प्रोपोर्शनल होगी, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा, ज्यादा तेज चलेगा, ठीक है ना। अब यहां एक मिसकंसेप्शन भी होता है, लोग कहते हैं अरे यार जिसकी पावर कम वही तेज चलेगा, वो सिर्फ तब वैलिड है जब वोल्टेजेस सेम मिले, रेटिंग वोल्टेज सेम मिले। तो गौर करना, अगर इनके रेटिंग वोल्टेज सेम है तो ही हम ये चीज कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग, अदरवाइज नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो जब तक रेटिंग सेम ना मिले तब तक आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग चिल्ला नहीं सकते, रेजिस्टेंस से निकालना पड़ेगा, काम की बात। अगर रेटिंग वोल्टेजेस सेम है तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला 1/P1 प्लस 1/P2 रहेगा। ये फॉर्मूला तब रहेगा जब दोनों के रेटिंग वोल्टेज सेम है, अगर सेम नहीं है तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर पावर आई स्क्वायर आर करके निकालनी पड़ेगी। दोनों बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मैं सवाल में दिखा दूंगा, मजे आ जाएंगे, ऐसे थ्योरी सुनने में मजे नहीं आते। अब अगर मान लो हम इनसे इसकी जगह हीटिंग अप्लायंस ले लेते हैं, मान ले ये बोले कि ये वाला अप्लायंस T1 टाइम में गर्म करता है, ये वाला अप्लायंस T2 टाइम में गर्म करता है, तो सीरीज में बताओ लगाने पर कितने टाइम में गर्म करेगा। तो अब पावर को हम पुट करेंगे हीट पर यूनिट टाइम और ये टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे जो कि आ जाएगा T1 प्लस T2, यानी सीरीज में हीटिंग कॉइल को कनेक्ट करने पर टाइम ज्यादा लगता है उसी चीज को गर्म करने में, ठीक है ना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों के वोल्टेजेस अलग अलग है, रेजिस्टेंस से चलेंगे, रेजिस्टेंस निकाला इसका, इसका रेजिस्टेंस निकाला, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल में ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वी स्क्वायर बाय आर, तो हम ये बोलेंगे पावर डिसिपेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना। तो पावर डिसिपेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा, तब तक रहेगा जब तक दोनों के वोल्टेजेस अलग अलग है। अगर दोनों के वोल्टेजेस सेम है तो V1 V2 अगर सेम है तो यही पावर डिसिपेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग हो जाएगा, यानी जो बल्ब ज्यादा पावर वाला होगा वो तेज चलेगा, पर सिर्फ तब जब वोल्टेजेस रेटिंग वाले सेम होंगे, ठीक है ना। अब ये चीज जो होती है ना, स्टूडेंट पागल हो जाता है इसके अंदर, कंफ्यूज ही हो जाता है, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे सर, ये होगा, अंदर से बहुत सारी वो एंग्जाइटी हो जाती है। 2 मिनट का पेशेंस रखो, अभी सब उड़ा दे। मैंने बोला ना, बल्ब का सवाल 15 मिनट में फूक के रख दोगे, दिखाऊंगा अभी। अब सिमिलरली अगर टाइम निकालना है तो आपने पावर की जगह हीट बाय टाइम किया, और पैरेलल में अगर हीटिंग कॉइल्स को कनेक्ट किया तो टाइम जो आएगा वो कम आएगा, T1 T2 बाय T1 प्लस T2। ये हो गए बेसिक फॉर्मूले। पर खाली फॉर्मूले याद करके चले जाएं तो काम बन जाएगा क्या? नहीं, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम तो देखना पड़ेगा। आ जाओ प्रॉब्लम देखते हैं। ये रहा प्रॉब्लम जिसके लिए मैं बोल रहा था यार, ये प्रॉब्लम है जो लेंदी भी कर सकते हैं और जो ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो इसे ट्रिक से करेगा सटाक से उड़ा देगा, पर वो पता होनी चाहिए लिमिटेशन, वैलिडिटी एक्सपायरी ट्रिक की पता होनी चाहिए। अगर पता चले आप बिना वैलिडिटी और एक्सपायरी देके दवाई खा गए और वो एक्सपायर्ड दवाई निकली तो लटक जाओगे भाई। तो वैलिडिटी एक्सपायरी ट्रिक की पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो लोग क्या कहेंगे, यार इनका रेटिंग वोल्टेज सेम है, सबका रेटिंग वोल्टेज सेम है, चलो पावर का वो फॉर्मूला लगा देते हैं P1 P2 1/P1 1/P2। कामयाब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज ही बॉर्डर लाइन है, जिसे पता है उसे पता है, वो खेल जाएगा एग्जाम में। जिसे नहीं पता वो बेचारा नेगेटिव भी ला सकता है और तीर तुक्के में सही भी कर सकता है। अब मैं आपको यहाँ ज्ञान की बात दे देता हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बड़े ज्यादा काम की है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, मजे आ जाएंगे आपको, फिर आप डायरेक्ट लगाना, मजे लेना एग्जाम में। हमें बेसिकली निकालना है टोटल पावर कंजम्पशन, ठीक है ना। हमने गौर किया इनके रेटिंग वोल्टेजेस सेम है, ठीक है। हमने गौर किया ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 वोल्ट दे रखा है। अब हमारे मन में डाउट है यार, वो फॉर्मूला यूज करें कि ना करें, कौन सा वाला, 1/P या P1 प्लस P2 वाला, ठीक है ना। तो 1/P या P1 प्लस P2 वाले फॉर्मूले कब यूज किए जाते हैं, कब नहीं किए जाते हैं, विद प्रूफ में आपको दे देता हूं। सुनो, पहले बेसिक क्या है कि वो फॉर्मूले तो गए भाड़ में, रेजिस्टेंस से तो चल सकते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस, फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस हो गया V स्क्वायर बाय P, ठीक है। सेकंड वाले का रेजिस्टेंस P, इसको हम R ले लेते हैं, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस भी V स्क्वायर बाय P हो गया, ये भी हमारा R के ही बराबर हो गया। इसका थर्ड वाले का रेजिस्टेंस जो हो गया, वोल्टेज सबके सेम है, ठीक है ना, वो हो गया V स्क्वायर बाय 12 वॉट है, तो इससे डबल पावर है 2P ले लेते हैं, यानी ये R/2 हो गया। और यहां पर आप देखो बैटरी लगी पड़ी है जिसका वोल्टेज भी V है,
इतने तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, विथ प्रूफ चल रहे हैं। मैंने बोला ट्रिक आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, बोलने को तो डायरेक्ट भी बोल दो पर मजा नहीं आएगा। अब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। पैरेलल में आर हो गया, ये पैरेलल में आर हो गया, ये सीरीज में आर बाई टू हो गया। तो आर 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 बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया आर, और आर का वैल्यू में पता है वी स्क्वायर बाय पी, ठीक है ना। यानी हमने इन सबको एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है आर। अब हम उसमें पावर डिसिपेशन निकालना चाहते हैं, यानी आपने इस आर को कनेक्ट किया है इस वी वोल्ट की बैटरी से, आप इसका पावर निकालना चाहते हो, डिसिपेशन निकालना चाहते हो। वी स्क्वायर बाय आर लगाया। आप ध्यान देना यहां पर, ठीक है ना, ध्यान देना, यही ध्यान देने वाली बात है और यही ट्रिक वाली भी बात है, ध्यान देना। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो मैं आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। जैसे ही ये आर में पुट करूंगा वी स्क्वायर बाय पी, ये यहां से कट जाएगा, आंसर पी के बराबर आ जाएगा। अब वो ट्रिक क्या थी सर, समझ ही नहीं आई बाउंस हो गई ये तो, ठीक है ना। अब ट्रिक एक शब्द की है, गौर करो। तो जब इनके रेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर होते हैं, ठीक है, एक लाइन की ध्यान देना। तो जब इनके रेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर होते हैं तो पावर डिसिपेशन पावर वाले फॉर्मूले से आ जाती है। क्या? पावर डिसिपेशन पावर वाले फॉर्मूले से आ जाती है, ठीक है ना। कब? जब इनके रेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर होते हैं तो पावर डिसिपेशन पावर वाले फॉर्मूले से आ जाती है। याद रहेगा ना अब आपको, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है ना। अपनी कॉपी में लिख लेना ताकि बाद में चमक जाए। तो पावर डिसिपेशन पावर वाले फॉर्मूले से तब आ जाती है जब रेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर हो। और अगर ये अलग अलग हो, मान लो इसे मैं 24 ले लूं तो थोड़ा ना ये कट जाएगा, यहां पर कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो पावर के बराबर नहीं आएगी, फॉर्मूले से नहीं आएगी, रेजिस्टेंस बना के ही निकालना पड़ेगा। समराइज कर दूं 2 सेकंड के अंदर। तो जब बल्ब्स के रेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर हो तो पावर डिसिपेशन पावर वाले फॉर्मूले से आ जाएगी, और जब अलग अलग हो तो रेजिस्टेंस बना के निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने ये करा है, ठीक है ना। अब मजेदार है, अब हम इसकी पावर निकाल सकते हैं। हमने तुरंत देखा सबके रेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर है, सर ने ट्रिक बताई हुई है, उड़ा दो धमाक से। तो ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 होता है। तो इधर की पावर 1 2 की पावर हमारे पास आ गई 12 वॉट, ये P3 लगा हुआ है 12 वॉट का। टोटल पावर सीरीज में तो 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 दोनों एक जैसे हैं तो हाफ हो जाएगा, यानी टोटल पावर की वैल्यू आ जाएगी 6 वॉट। आंसर देगा 6 वॉट, टिक करा, चल दिए 15 सेकंड के अंदर सवाल खत्म। अब जैसे ही हमने देखा यार ये 24 वोल्ट है, ठीक है ना, 24 वोल्ट है, चलो चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया, चेक किया कि ये जो है, ठीक है ना, इस तरीके से करके इसका वोल्टेज 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट, ये था हमारा 12 वोल्ट 12 वॉट, ये था 12 वोल्ट और 6 वॉट, ये था 12 वोल्ट और 6 वॉट। अब हमने देख लिया कि रेटिंग वोल्टेज तो सेम है पर ऑपरेटिंग के बराबर नहीं है, पावर फॉर्मूले से नहीं आएगी। करके देख लेना, अभी करता ही हूं मैं, ठीक है ना। करके क्या देख लेना, तुरंत इनको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होगी आर, सर्किट बनाया हमने तुरंत फटाफट से रेजिस्टेंस वाला, ठीक है ना। यानी ये सवाल अच्छा सवाल है। ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर बाई 2, सही है। और इधर हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है जो कि 24 वोल्ट है। फटाफट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली विच इज इक्वल्स टू आर, ठीक है ना। अब फटाफट से पावर डिसिपेशन निकाला, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू डाली वी स्क्वायर बाय पी, ठीक है ना। अब डेटा पुट करो, ऑपरेटिंग वोल्टेज 24, रेटिंग वोल्टेज 12 का होल स्क्वायर इनटू पावर पी, ठीक है ना। ये हो गया 2 और पावर पी हमने ले रखी है 6 वॉट, तो ये आ गया 4 इंटू 6 यानी 24 वॉट। आया क्या बराबर? नहीं आया, दोनों में आंसर अलग अलग आया। अब आप बल्ब वाले प्रॉब्लम में आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, बुझेगी नहीं, आप सवाल करके आ जाओगे। क्या ध्यान रखना है, रेटिंग वोल्टेज अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज के बराबर है तो पावर वाले फॉर्मूले से आ जाएगी, और अगर बराबर नहीं है तो रेजिस्टेंस निकाल के निकालेंगे। तो मजेदार था मेरे ख्याल से। अब इतना बहुत है डोज आपके लिए, इतना कैप्सूल में इतना डोज मिल जाए फिर तो मजे ही आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये भी बेचारा एक गरीब सा प्रॉब्लम है, आ जाओ इसको निपटा लेते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम कह रहा है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, घिसा हुआ पिटा हुआ प्रॉब्लम है, इसको रखना जरूरी था इसलिए मैंने रख लिया। ये कह रहा है 5 ओम में इतने रेट से हीट डेवलप हो रही है, पावर ही दे रखी है उधर की, तो इधर की पावर दे रखी है कितना 45 जूल पर सेकंड, यानी वॉट ही हो गया ये। तो ये कहता है भाई इधर की पावर बता दो, बिल्कुल बताएंगे, कब मना कर रहे हैं। हम इस पावर से क्या करेंगे, ये करंट निकाल लेंगे, पैरेलल में लगे हुए हैं I2 निकाल लेंगे, फिर जोड़ करके I दे देंगे, फिर पावर दे देंगे, ऐसे करके कंसेप्ट बन जाते हैं हमारे। तो आ जाओ खेल खत्म करते हैं। तो यहां की पावर I स्क्वायर आर, पावर की वैल्यू दे रखी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल 45, I1 स्क्वायर, आर की वैल्यू होगी 5, तो I1 ये आ गया हमारे पास 3 एम्पियर। अब हमें I2 निकालना है, दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है, तो I1 R1 I2 R2 किया, ठीक है ना। I1 की वैल्यू हमारे पास होगी 3,
R1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, I2 हमें निकालना है, R2 हो गया इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 15, यहां से I2 का वैल्यू मेरे पास आ गया 1 एम्पियर। ओके, अब ये हम I निकालेंगे, इस I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। अब हमें इसका पावर डिसिपेशन निकालना है, तो हमने तुरंत लगाया I स्क्वायर R, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16, R की वैल्यू हो गई 12 और ये हमारे पास 192 वॉट आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को बोलेंगे बस खाली कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम, इसमें कोई दिमाग बहुत भयानक नहीं लगाना, पिछले वालों में था, ठीक है ना। इसलिए लोगों के बल्ब बुझ जाते हैं क्योंकि उन्हें जलाने ही नहीं आते कि कंसेप्ट क्या है बल्ब जलाने का। तो अब मेरे ख्याल से आपकी बत्ती नहीं बुझेगी, आप आराम से बल्ब, हीटिंग अप्लायंस, पोटेंशियोमीटर, परसेंटेज वाला मीटर ब्रिज वाला, और इसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर, एमीटर और सर्किट वाले सवाल करके आ जाओगे, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से अब आपको कंसेप्ट में तो दिक्कत नहीं आएगी, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो गए। अब लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो भाई इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन हो गया सुपर स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अब फिर से वही रूटीन फॉलो करना है, नोट्स रिवाइज करने हैं अपने सारे, केटीएस से प्रैक्टिस करने, और आपको मास्टर शीट करनी है। मास्टर शीट कंप्लीट करके आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी को नमस्ते कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आने दो एग्जामिनर को, जो पूछना है पूछो भाई, हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से करंट इलेक्ट्रिसिटी सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट कैप्सूल के अंदर हम लोग कैपेसिटर को इस तरीके से देखेंगे, बड़ी मजेदार ट्रिक्स हैं जो मैं आपको कैपेसिटर के अंदर बताऊंगा, पर मास्टर शीट जरूर लगा लेना। थैंक यू सो मच।